हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यूनेस्को ने 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया से चूज़ की हैं वो कौन सी हैं। उसके अलावा उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, यूनेस्को क्या रहता है, इंडिया से साइट किस तरह से भेजी जाती, कौन सी साइट भेजी जाएंगी, कैसे भेजी जाएंगी, क्या क्राइटेरिया रहता है, कौन भेजता है, कौन अप्रूव करता है। देखो, अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी प्रीलिम्स की, तो इसमें से एक क्वेश्चन आप पिछले 8-10 साल के पेपर उठा के देखो, हर साल आता है कि यूपीएससी कभी डायरेक्ट नहीं पूछेगी, इनडायरेक्ट पूछ लेगी। जैसे यूनेस्को ने 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट चूज़ की, तो इनडायरेक्ट वो 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इंडिया में चूज़ की गई है उनके आसपास का एरिया पूछ लेगी कि ये किस नदी के किनारे है ये वाली साइट। फिर उस टाइम पे हमें पता नहीं रहेगा कि ये साइट कहाँ पे है। तो दूसरा, अगर डायरेक्ट पूछ ले तो और भी अच्छी बात है। अगर ईपीएफओ एग्जाम की बात करें तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा इससे कि भाई इनमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन हम इसमें सारी चीज़ डिटेल में कवर करेंगे ताकि कोई कमी ना रहे। अगर क्वेश्चन कहीं से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से भी आता है तो हम एबल रहें कि उस क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएँ। देखो, पहले हम देखेंगे इसमें कि 6 साइट कौन कौन सी हैं, उन साइट्स को हम डिटेल में देखेंगे कि ये साइट्स हैं, किस तरह से इन्होंने चूज़ किया, क्या रीज़न था। उन साइट्स की हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इंडिया में इसको कौन भेजता है साइट को चूज़ करने के लिए। फिर यूनेस्को क्या है, यूनेस्को ही तो डिक्लेयर करती है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को क्या है, यूनेस्को बॉडी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है वो सारी हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो उसके बाद कोई स्कोप बचता नहीं। अगर और भी इसके अलावा कोई छोटे मोटे पॉइंट हो वो सारे हम इसमें कवर कर लेंगे। देखो, सबसे पहले हमारी लिस्ट में रहेगा कि 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी हैं, वो सारी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, हमने हमारे यहाँ से कुछ टेंटेटिव साइट्स भेजी कि यूनेस्को में कि इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दो। तो वो किसने भेजी? एएसआई ने भेजी। एएसआई क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है? उनके डायरेक्टर जनरल हैं वी विद्यापति। वी विद्यापति क्या है? आईएएस। जो भी डायरेक्टर जनरल बनेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वो आईएएस ही रहेंगे। दूसरा ये है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। फिर आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब फाउंड किया गया? ये फाउंडेड हुआ 1861 में। किसने फाउंड किया? अलेक्जेंडर कैनिंगम ने। तो अब हमारे पास एक बात यहाँ पे ये आई, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट चूज करेंगे उनकी लिस्ट कौन बना के देगा? उनकी लिस्ट बना के देगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर काम करता है? ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म का मिनिस्टर कौन है आज के दिन? मिस्टर प्रहलाद पटेल। आपको पता होगा, इन्होंने ट्वीट करके ये डाला कि ये 6 हेरिटेज साइट हमारी इसमें यूनेस्को ने डिक्लेयर की है। उन्होंने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को थैंक यू बोला नर्मदा नदी के 2 साइट चूज होने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद हम यूनेस्को का थोड़ा देखते हैं। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को आपका हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। इसके मेंबर कितने हैं? 193 इसके मेंबर हैं। ये फाउंड की गई थी 16 नवंबर 1945 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। कहाँ फाउंड हुई थी, कहाँ इसका बनाने का डिस्कस हुआ था? लंदन में। फिर इसके डायरेक्टर जनरल आज के दिन कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल आज के दिन है ऑड्रे अजोले। ऑड्रे अजोले इसका क्या है? डायरेक्टर जनरल। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? यूनेस्को का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब ये सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका क्या रहता है वो हम आगे चल के इसमें नेक्स्ट वीडियो में इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखते हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 9 प्लेस भेजे थे। उन्होंने 9 प्लेस भेजे थे यूनेस्को में कि हमारी ये 9 साइट हैं, आप इंक्लूड कर दीजिए। तो उन्होंने 6 उनमें से साइट डिक्लेयर कर दी, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में रहेंगी आगे से। आज के दिन अगर हम बात करें तो हमारे पास 46 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। हम जो 46 हैं सारी की सारी एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा जिसमें 46 साइट हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद यूनेस्को का एक अलग से वीडियो बनेगा जिसमें यूनेस्को हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये 6 साइट हैं जो
हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि इनको डिटेल में आपको समझ में आए कि पहला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है ये है आपका एमपी में। ये तीन साइट हैं उनसे मिलके बना हुआ है, मतलब इसके साथ साथ 3 साइट और भी हैं जिनसे मिलके पूरा जो सतपुड़ा रिजर्व बनता है। मतलब हम उसको आगे जब एक एक करके डिस्कस करेंगे तब उसको डिटेल में हम देखेंगे। फिर हमारे पास आता है भेड़ाघाट एंड लेमटा घाट। भेड़ाघाट एंड लेमटा घाट कहाँ पे है? ये भी नर्मदा वैली एमपी में है। अब इनकी क्या खास बात है, जो भेड़ाघाट है या जो लेमटा घाट है, यहाँ पे डायनासोर के वो मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। और भेड़ाघाट जो है यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली ये विलेज है और ये टाउन टाइप है छोटा सा। और यहाँ पे जो मूवीज़ हैं बड़ी बड़ी उनकी शूटिंग होती है, जैसे राम तेरी गंगा मैली और ये बहुत सी मूवीज़ की यहाँ पे शूटिंग हो रखी है, सीरियल्स की शूटिंग होती है। तो दूसरा ये है, थर्ड ये है गंगा रिवर फ्रंट। गंगा का जो रिवर फ्रंट है उसके ये है वाराणसी में, हमारे जो पीएम है उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया है। अब यहाँ पे क्या चीज़ ली उन्होंने, यहाँ पे लिया उन्होंने जो 84 घाट है वो, रिवर फ्रंट पे जो अखाड़े बने हुए हैं वो, और उसके अलावा जो हवेली हैं जो नवाबों, मतलब वहाँ पे जो नवाब और जो उस टाइम पे जो भी रहे हैं मुस्लिम किंगडम के लोग वो, और जो वहाँ पे यूनिक आर्किटेक्चर है जो मराठा लोगों ने जो बनाया था। ये बेसिकली जो घाट वगैरह हैं ये जो मराठा जो आए थे 1700-1800 के बीच में वहाँ पे जब पावर में थे, तो उन्होंने उस टाइम पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया था, वो सारा इसमें इंक्लूड किया गया। फिर 4 नंबर पे आता है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, ये महाराष्ट्र में है। तो मराठा में मिलिट्री आर्किटेक्चर आपका कोंकण से शुरू होके इसमें सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होंगी। कौन सी? लैंड भी और माउंटेन भी और प्लस आपका सी भी, ओशन भी। जो मतलब ये सारी चीज़ों में जो इन्होंने अपना आर्किटेक्चर बना रखा है ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है जी। उसके बाद आता है हायर बैंकल मेगालिथिक साइट, ये कर्नाटका में है। अब इसकी क्या फीचर है, ये बहुत औसम है। अगर आपको किसी को जाना है तो यहाँ पे जा सकता है। आप इसको देखोगे तो समझ जाओगे कि हाँ यहाँ जाना चाहिए। जो हायर बेकल जो मेगालिथिक साइट है ये बेसिकली इसको वैली ऑफ डेड भी बोलते हैं, वैली ऑफ गोस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या है, जैसे ये मान्यता है कि ये 2800 साल पहले, मतलब 2800 से 2300 से 2800 के बीच में पहले से ही चली आ रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेड लोगों को दफनाया जाता है, तो इस तरह का कुछ इनका आउटलुक दिखता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। टेम्पल ऑफ कंचीपुरम कहाँ से है? टेम्पल ऑफ कंचीपुरम है आपके तमिलनाडु से। इसमें दोनों तरह के टेम्पल आपके आते हैं, जो शिवा के टेम्पल भी और जो विष्णु के टेम्पल दोनों के आते हैं। अब क्या होता है साउथ में, कुछ फॉलोअर हैं जो शिवा के फॉलोअर होते थे, कुछ फॉलोअर जो विष्णु के फॉलोअर होते थे, उनकी भी आपस में लड़ाइयाँ बसती थी। तो इसमें उसमें यहाँ वहाँ पे बहुत से टेम्पल्स हैं, उनके कुछ कुछ फेमस टेम्पल मैं आपको दिखा दूँगा, बता दूँगा कि ये हैं, और ताकि आपको आइडिया रहे आपके दिमाग में। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं क्या है, तो आपको आपके दिमाग में थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी इसको लेके। अब हमारे पास जो बात आती है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? एमपी में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? एमपी में। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो है होशंगाबाद में। जो आज के टाइम किस डिस्ट्रिक्ट में है? होशंगाबाद में, जिसका न्यूली नेम क्या है? नर्मदापुरम। न्यूली, ये भी इम्पोर्टेंट बात बनती है कि नाम चेंज हुआ तो इम्पोर्टेंट बनता है। फिर उसके बाद इसको सतपुड़ा नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इसको सतपुड़ा नेशनल पार्क क्यों बोलते हैं आगे हम इसको भी बताएंगे। उसके बाद क्या है, ये जो सतपुड़ा इसका टाइगर रिजर्व इसका नाम क्यों पड़ा? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इसका नाम इसलिए पड़ा कि जो सतपुड़ा वहाँ पे माउंटेन रेंज है सतपुड़ा। अब एक बात यहाँ पे ये भी आती है कि सतपुड़ा माउंटेन रेंज आपकी एमपी में भी से भी गुजरती है, तो कुछ चीज़ें हमें एक एक साथ ये भी समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से आपको साइड बाय साइड दिखते चलेंगे कि ये क्या क्या हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये एडजॉइन करता है किस किस को एडजॉइन करता है? बोरी सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन अब बात यहाँ पे ये आती है, जो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये दोनों भी एमपी में है। एक बात ये आ गई।
दूसरा जो पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है 2-3 साल पहले। ठीक है जी। उसके बाद इसको इनको मिला के सेंट्रल हाईलैंड इकोसिस्टम भी बोलते हैं, इंडियन सेंट्रल हाईलैंड इकोसिस्टम। इंडियन सेंट्रल हाईलैंड इकोसिस्टम क्यों बोलते हैं इसको? इंडियन सेंट्रल हाईलैंड इकोसिस्टम इसलिए बोलते हैं कि ये इंडिया के सेंटर में पड़ता है, एमपी, और वहाँ पे कुछ जैसे माउंटेन रेंज की वजह से आपकी जो लैंड है वो उभर के आएगी तो हाईलैंड बनेगी, वो हाईलैंड बनेगी, तो इसलिए बोलते हैं इसे सेंट्रल हाईलैंड इकोसिस्टम। अब यहाँ पे कुछ बात हमारे पास आई, ये कब सेटअप किया गया था? ये 1981 में सेटअप किया गया था। उसके बाद इसका हम बात करें तो इसका नियरेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? नियरेस्ट नेशनल पार्क है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको नेशनल पार्क भी बोलते हैं, मतलब ये भी उसका नेशनल पार्क का हिस्सा है। अब ये क्या है? एक नेशनल पार्क है हमारे पास जिसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क। उसमें ये तीनों इंक्लूड आते हैं आपके, पंचमढ़ी, बोरी और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अब आप पंचमढ़ी को, जो पंचमढ़ी है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल सकते हो। अगर आप सतपुड़ा नेशनल पार्क बोलोगे तो उसमें ये आएगा। अगर बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो वो सतपुड़ा नेशनल पार्क है उसका हिस्सा बनेगा। टाइगर रिजर्व है वो भी इसका हिस्सा बनेगा। इन तीनों को का टोटल ये बनेगा। ठीक है जी। और ये कब सेटअप किया गया था? 1981 में। अब हमने इसमें क्या देखा, आपको ध्यान ये रखना है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्या है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जो नियरेस्ट जो बनता है वो बनता है पंचमढ़ी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? एमपी में। कब सेटअप किया गया? 1981 में। उसके बाद जो सतपुड़ा टाइगर नेशनल पार्क है उसमें कौन सा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी बनता है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप पंचमढ़ी तो यूपीएससी के एग्जाम में आया तो आपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर अगर सोल्व किए होंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन ये आपका नहीं आया था तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हो, इम्पोर्टेंट बनता है। ये इस साल इंक्लूड किया गया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस डिस्ट्रिक्ट में है ये। होशंगाबाद में, जिसका नाम नया नेम नर्मदापुरम है, वहाँ पे है। और इंडियन सेंट्रल हाईलैंड इकोसिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है? इंडियन सेंट्रल हाईलैंड इकोसिस्टम में इंक्लूड है आपका पंचमढ़ी, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एंड सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये सारा आपका सेंट्रल हाईलैंड इकोसिस्टम में आएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है भेड़ाघाट एंड लेमटा घाट, नर्मदा वैली, जबलपुर। जबलपुर क्या पे है? जबलपुर आपका एमपी में है, और एमपी में का एक डिस्ट्रिक्ट है जबलपुर। ठीक है जी। तो वहाँ पे ये दो जगह हैं, अलग अलग जगह हैं। लेमटा घाट बेसिकली विलेज है और ये नगर पंचायत है। अगर हम भेड़ाघाट की बात करें तो ये नगर पंचायत है आपकी जबलपुर में, ऑन द साइड ऑफ नर्मदा वैली। जो नर्मदा वैली है उसकी साइड पे, नर्मदा वैली के किनारे पे बसा हुआ एक नगर पंचायत है। इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, मतलब लाखों में करोड़ों में पॉपुलेशन नहीं है। दिल्ली छोटा है, मतलब नगर पंचायत टाइप है। फिर यहाँ पे फेमस क्या है, इसको क्यों ऐड किया गया? एक तो यहाँ पे मार्बल की रॉक है, फिर यहाँ पे टेम्पल हैं जो ओल्ड टेम्पल हैं, अच्छे अच्छे टेम्पल हैं। फिर यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी मिलती है। नेचुरल ब्यूटी किस तरह की? आपको यहाँ पे रिवर का फ्लो आएगा, वहाँ पे आपको वो देखने को मिल जाएगा, रेनबो टाइप देखने को मिल जाएंगे। फिर पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको वाटर मिलता है। मार्बल रॉक है तो आपको क्या मिलेगा, मतलब जो बेसिकली मार्बल रॉक किससे बनती है? आग्नेयिक जो रॉक होती हैं, जो प्योर टाइप की जो रॉक होती है, शुरू में जो रॉक बनती हैं, वो जो रॉक आपको देखने को मिलती हैं। तो एक तो यहाँ पे ये है मार्बल रॉक्स हैं। मार्बल रॉक्स में बिल्कुल आपको वाटर और ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी दिखाई देंगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेम्पल्स हैं अलग अलग भी, और फिर नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे। नेचुरल ब्यूटी मतलब सीनरी टाइप में। अगर आप यहाँ पे विजिट करते हो, अगर आपका घूमने का मन करता है तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने की, नेचुरल चीज़ें अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी। जैसे नदी से पानी गिर रहा है, पानी से फिर झाग बन रहे हैं, साफ़ साफ़ पानी आ रहा है। फिर वहाँ पे लोग और भी विजिट करते हैं क्योंकि टेम्पल्स वगैरह हैं। फिर मार्बल रॉक में आप वहाँ पे बाथिंग वगैरह कर सकते हो, देख के आ सकते हो, लेकिन वहाँ पे फ्लो ज़्यादा रहता है। फिर आता है हमारे पास लेमटा घाट। लेमटा घाट और भी अच्छा है। लेमटा घाट और भी अच्छा कैसे है? लेमटा घाट बेसिकली विलेज है, ये भी जबलपुर में है। दोनों अच्छे हैं, लेकिन लेमटा घाट में बेसिकली यहाँ पे डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं। डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं, उन डायनासोर का नाम दे रखा है। जैसे आपने
जुरासिक देखा होगा। इसी तरह से यहाँ पे जो डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं उनका नाम रहता है, एक सेकेंड, लेमटासार्स। लेमटासार्स, एक तो इनका ये नाम रहता है लेमटासार्स, दूसरा इनका नाम रहता है जुबुलपुरिया। जुबुलपुरिया सार्स। देखो लेमटासार्स तो इस वजह से लिया गया कि ये यहाँ पे लेमटा जगह का नाम है, इस वजह से इसका नाम पड़ा लेमटासोर्स की भी, लेमटा जगह के। फिर जबलपुरिया इसलिए पड़ा कि ये जुबलपुर का मतलब जबलपुर अंग्रेज में था, लोकल में जुबलपुर था, तो इसलिए यहाँ पे। और ये नहीं है कि यहाँ पे जो डायनासोर के फॉसिल्स अभी मिल रहे हैं वो अर्ली 90s से ही मिल रहे हैं, अर्ली 90s से यहाँ पे जबलपुर इसके डायनासोर के फॉसिल्स मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे आपकी मार्बल रॉक है, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक है। यहाँ पे आपकी आग्नेस रॉक है, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक है। आग्नेस रॉक क्या रहती है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रॉक रहती है, जो मतलब लावा से बनती है बेसिकली बाहर आके, वो आपकी आग्नेस रॉक है। सेडिमेंट्री क्या है, जब नदी कुछ नदी इनसे मार्बल को तोड़ के छोटे मोटे सेडिमेंट लेके आ रही है साथ में, और फिर कुछ पेड़ वगैरह या फिर कुछ मरे हुए जीव भी अपने साथ लेके आ रही है, कुछ रेत वगैरह अपने साथ लेके आ रही है, वो जमा कर देती है, तो उनसे जो रॉक बनती है, उन सेडिमेंट से जो रॉक बनती है वो सेडिमेंट्री रॉक रहती है। तो यहाँ पे मिल रही है आपके लेमटा घाट में सेडिमेंट्री रॉक मिल रही है, और आपकी जो भेड़ा घाट है वहाँ पे आपकी आग्नेस और मार्बल रॉक मिल रही है। फिर यहाँ पे एंशियंट टेम्पल्स हैं, अच्छी जगह हैं दोनों चीज़। तो जो एंशियंट जो लोग रहते थे यहाँ के, वो वहाँ जाके अपना टेम्पल्स वगैरह बना लेते थे। टेम्पल्स बेसिकली टेम्पल्स तो बाद में बने हैं, लोग वहाँ पे जाके अपना ध्यान व्यान करते थे। फिर यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो जो यहाँ के इंडिजीनियस पीपल हैं, जो गोंड्स ट्राइब जो हैं वो लोग रहते थे। गोंड एक पर्टिकुलर ट्राइब है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि गोंड ट्राइब एमपी में मिलती है या नहीं मिलती है, तो इसका आंसर है हाँ। तो गोंड ट्राइब कहाँ कहाँ मिलती है, छत्तीसगढ़ में भी मिलती है, एमपी में भी मिलती है, उड़ीसा में भी मिलती है, बिहार में भी और झारखंड में भी मिलती है। तो एक आपके पास दिमाग में ये रहेगा कि हाँ गोंड ट्राइब यहाँ पे भी एमपी में भी है। फिर यहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम है राधिका माधव टेम्पल। ये भी काफ़ी फेमस टेम्पल है, राधिका माधव टेम्पल। राधिका का मतलब है यहाँ पे राधा, और माधव का मतलब है यहाँ पे कृष्ण जी। तो जो कृष्ण राधा का जो टेम्पल है उसको राधिका माधव टेम्पल बोलते हैं, और ये भी यहाँ पे आपको लेमटा घाट में ही मिलेगा। ठीक है जी, तो ये कुछ इसके बारे में था। हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब हमारे पास आता है गंगा रिवर फ्रंट वाराणसी यूपी। ये भी बहुत फेमस है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ इंक्लूड की है, इसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड की है। बेसिकली ये कल्चरल साइट है। कल्चरल साइट का मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ का जो कल्चरल ट्रेडिशन है प्लस रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे जो आइकनिक घाट हैं, वे सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। तो गंगा जो रिवर फ्रंट है, गंगा जो रिवर फ्रंट को आपका वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं गंगा रिवर फ्रंट की, वो की गई हैं बेसिकली टेम्पल्स। वहाँ पे जो फेमस टेम्पल है, आपको ये पता ही है कि जो इंडिया में जो हिंदूज़ की जो 7 जो वो रहती हैं पवित्र जगह, उनमें से एक आपका वाराणसी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मॉस्क। मॉस्क है जो मुस्लिम जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पे सेटलमेंट कर रखी है, उन्होंने जो मॉस्क बना रखी है वो मुस्लिम लोगों की वहाँ सेटलमेंट कब हुई, मुस्लिम लोग वहाँ कब रहने लगे, वो रहने लगे महमूद ऑफ गजनवी ने वहाँ पे इन्वेंशन जो वहाँ पे आक्रमण किया था 2021 से 1021 से 1030 के बीच में। वहाँ पे मोहम्मद गजनी ने वहाँ पे आक्रमण किया। उसके बाद यहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने भी रहना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आइकनिक प्लेसेस हैं, राजमहल हैं, उसके बाद हवेलीज़ हैं। हवेली भी जो वहाँ पे बड़े बड़े साहूकार जो लोग रहते थे उनकी हवेलीज़ हैं। फिर कुंडाज है। कुंडाज का मतलब क्या रहता है, कुंडाज का मतलब होता है जहाँ नहाने की जगह रहती है, और तो कुंड बनते हैं, पीने का पानी नहाने का पानी जहाँ से मिलता है वो जगह। फिर उसके बाद है अखाड़ा। अखाड़ा क्या रहता है, जैसे बेसिकली अखाड़ा ये नहीं है कि वो वहाँ पे सिर्फ अखाड़ा जो साधु संत उनके अखाड़े खुले हैं, जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने भी अपने अखाड़े खोल रखे अलग अलग। तो वहाँ पे जो अखाड़े हैं वो भी लिए गए हैं। अखाड़ा में क्या रहता है, जो बेसिकली कुश्ती की प्रैक्टिस वगैरह कराई जाती है, एक्सरसाइज से रिलेटेड। आज के टाइम पे हम जिम वगैरह बोलते हैं, पुराने टाइम में वो अखाड़े रहते थे।
गार्डन्स, गार्डन्स की जो ट्रेडिशन लेके आए थे ये जो मुस्लिम लोग हैं वो लेके आए थे कि मुस्लिम लोग जो चार उसमें चकोर टाइप में बनाते थे, गुलमोहर और ये करके जो इन्होंने बना रखे हैं ये गार्डन। और फिर उसके बाद है गेटवेज, वहाँ पे गेटवेज बने हुए हैं, जैसे दिल्ली में बने हुए हैं कश्मीरी गेट और ये गेट, जामिया गेट, फला गेट, इसी तरह से वहाँ पे गेटवेज बने हुए हैं वो। फिर वहाँ के जो आइकनिक 84 घाट हैं वे। अब ये जो कल्चर यहाँ पे ट्रेडिशन और कल्चर शुरू हुए हैं फर्स्ट मिलेनियम BC से लेके, BCE का मतलब है बिफोर क्राइस्ट इरा, बिफोर क्राइस्ट इरा फर्स्ट मिलेनियम से लेके आज तक, यानी 2100 साल पहले से लेके, और यानी मतलब ये मान लो करीब करीब 3000 साल की हिस्ट्री कल्चर इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। फिर यहाँ पे कुछ पुरानिक लिटरेचर, जो पुरानिक लिटरेचर का मतलब क्या है, जो पंडे जो लोग रहते थे वे, जो वहाँ पे जो बेसिकली पंडे बोलते हैं उन लोगों को, जो वो अपने आप को बोलते पंडे, वो जो लिखते थे अपनी हाइपोथेटिकल थिंकिंग लगा के, मतलब मान लो उन्होंने कुछ लिखा देवताओं के बारे में, फिर उनके बेटे ने उसमें कुछ अपनी मैनिपुलेशन कर दी, अपने हिसाब से लिखा, तो वे सारा लिटरेचर उसमें इंक्लूड है। फिर उसके बाद है जो सारी चीज़ें, जो मेन जो सारी चीज़ें हैं इनमें टेम्पल्स हैं, प्लेसेस, हवेलीज, कुंडाज, अखाड़ाज, ये जो घाट हैं ये बेसिकली मोस्टली बने हैं मराठाज की पैट्रोनेज में। मराठाज की पैट्रोनेज में कब बने हैं? 18th-19th सेंचुरी में बने हैं। महमूद ऑफ गजनवी ने फिर यहाँ पे आक्रमण किया, उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम लोगों ने रहना शुरू किया, उससे पहले नहीं रहते। फिर यहाँ पे जो जैन तीर्थकार हैं, जैन तीर्थकार हमारे पास मेन कितने रहे हैं? 24 रहे हैं। तो मेन जो 24 जो तीर्थकार हैं जैन, उनमें से मोस्टली का बर्थ प्लेस वाराणसी है। तो मोस्टली इसलिए यहाँ पे जैन के लिए भी खास है। देखो यहाँ पे कई चीज़ें, एक चीज़ यहाँ पे एक और है, इसके वाराणसी के पास ही एक जगह है सारनाथ, वहाँ पे फर्स्ट सरमन दिया था महात्मा बुद्ध ने अपना। तो यहाँ पे बुद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम सबकी मतलब कल्चरल वैल्यूज़ हैं, रहने की जगह हैं, उनका पूजा करने के तरीके हैं, अपने त्यौहार बनाने के तरीके हैं। तो इस हिसाब से एक आइकनिक कल्चर के तौर पे इसको ऐड किया गया। ये बेसिकली कल्चरल साइट है। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर। अगर हम मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें ये मोस्टली इसमें जो इंक्लूड किए गए हैं वो 14 फोर्ट इंक्लूड किए गए। मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर आपको महाराष्ट्र में भी मिलेगा, गोवा में भी मिलेगा, कर्नाटका में भी मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, मतलब सदर्न इंडिया में मोस्टली मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को में, वो महाराष्ट्र के ही इंक्लूड किए गए हैं। 14 फोर्ट इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर में यूनेस्को के कितने फोर्ट इंक्लूड किए हैं? तो वो इंक्लूड किए हैं 14। उसके बाद इसमें ये जो आर्किटेक्चर है, इसमें सब तरह का आर्किटेक्चर मिल जाता है महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट। भाई ज़मीन भी है वहाँ पे, लैंड पे जो फोर्ट बना रखे हैं वो, सी में फोर्ट बना रखे हैं वो, एंड हिल पे जो फोर्ट बना रखे हैं वो। तो यहाँ पे तीनों तरह के जो फोर्ट हैं वो कवर होते हैं। मेन फोर्ट जो हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो रेगढ़ फोर्ट है, दूसरा शिवनेरी फोर्ट है, फोर्थ कुलुबा फोर्ट है, और फिर लोहगढ़ फोर्ट है। 4 ये फोर्ट मेन है, आप इनको देख सकते हो। फिर आता है ये जो मोस्टली जो ये फोर्ट बनाए गए थे वो ग्रेट छत्रपति शिवाजी ने बनाए थे उस टाइम पे। ठीक है जी, छत्रपति शिवाजी ने बनाए थे उस टाइम पे, महाराष्ट्र में जो रूल करते थे उन्होंने बनाए थे। ये काम क्या आते थे फोर्ट? एक तो लोगों को रहने के लिए काम आते थे, वो तो बेसिकली भाई घर बनता है तो रहने के लिए काम आता है। दूसरा गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला वारफेयर की टेक्निक में कौन सबसे तेज़ थे? वो थे मराठा लोग। तो ये फोर्ट इस तरह से बनाए थे ताकि गुरिल्ला वारफेयर किया जा सके। गुरिल्ला वारफेयर में क्या है, एक बार आपने हमला कर दिया उसके बाद जाके छिप गए, फिर लोग फिर थोड़े से आ गए, फिर हमला कर दिया, फिर दूसरी जगह जाके छिप गए। इस तरह से गुरिल्ला वारफेयर होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने देखा मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर में इसमें 14 फोर्ट इंक्लूड किए गए, मोस्टली बिल्ड किए हैं छत्रपति शिवाजी जी ने। उसके बाद इसमें ऑल टाइप के फोर्ट इंक्लूड हो जाते हैं, लैंड में भी, सी में भी। मोस्टली जो कोंकण जो रेंज है, कोंकण जो गोवा से आपके महाराष्ट्र की साइड जो शुरू होती है, उसमें ये सारे फोर्ट बने हुए हैं, जिसमें आपके लैंड में भी बने हुए हैं, सी में भी, और
हिल्स पे भी। मेन फोर्ट आपके मैंने बता दिया, रेगढ़, शिवनेरी, कुल्बा एंड लोहगढ़। ये मोस्टली इन्होंने बनाए थे, गुरिल्ला वारफेयर में काम आते थे। आपको देख के थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा भाई किस तरह का क्या था। तो आपको मेन तो इन साइट के नाम पता होना चाहिए, दूसरा इनकी बेसिक डिटेल किस तरह से क्या है, तो आपकी ज़्यादा क्लियरिटी रहे, आसपास का क्वेश्चन आए तो आप उसको सोल्व करने के पोजीशन में हो। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। मेगालिथिक साइट हैं ये आपकी कर्नाटका में है। अब ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको समझो तो। ये जो साइट है आपकी बेसिकली 800 से लेके और 200 BCE ओल्ड है, यानी हम बात करें बिफोर क्राइस्ट ईरा से तो करीब करीब 2800 साल पुरानी साइट है यहाँ पे। अब जो हायर बैंकल जो आपकी मेगालिथिक साइट है ये कहाँ पे है, ये कोप्पल डिस्ट्रिक्ट है जो कर्नाटका में, वहाँ पे है। एक बात ये है, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, कर्नाटका में। वहाँ पे क्या है, आपकी हायर बैंकल जो मेगालिथिक साइट है वो है। रफली इसमें कितने साइट्स होंगी, वो होंगी 400। अब ये 400 मेगालिथिक क्या है, ये फ्यूनरेरी मोनूमेंट्स हैं। फ्यूनरेरी मोनूमेंट क्या होते हैं, जो फ्यूनरल होता है बेसिकली, जो मरे हुए जो लोग होते हैं उनको दबाते हैं, उसको फ्यूनरेरी मोनूमेंट बोलते हैं। मेगालिथिक का मतलब क्या है, मेगालिथिक का मतलब है बिग, मेगा का मतलब है बिग और लिथ का मतलब है स्टोन। मेगालिथिक का मतलब है बड़े बड़े स्टोन। तो अब ये जो है हायर बैंकल बड़े बड़े स्टोन्स की साइट है और बड़े बड़े स्टोन्स की फ्यूनरेरी। अब इसमें क्या रहता है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा तीन तरह से पत्थर लगा रखे होते हैं इन्होंने। एक साइड पे आपको दरवाज़ा सा दिखेगा, 3 साइड पत्थर, उसके ऊपर एक पत्थर की ही इन्होंने रूफ बना रखी है। तो और ये कहाँ पे है, ये लेफ़्ट साइड ऑफ, मतलब लेफ़्ट बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। जो तुंगभद्रा जो रिवर है वो उसकी लेफ़्ट साइड पे है। एक बात यहाँ पे ये आती है, तो यहाँ से ये भी पता चलता है जो तुंगभद्रा रिवर है वो आपकी कर्नाटका से भी गुजरती है। एक बात ये भी होगी हमारे पास कि तुंगभद्रा जो रिवर है वो कर्नाटका से भी गुजरती है। फिर दूसरा है जो तुंगभद्रा जो रिवर वो कोप्पल डिस्ट्रिक्ट से भी गुजरती है, ठीक है। फिर यहाँ पे अब जो ये इनका जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, अब इसमें क्या है, बेसिकली जो डेड जो मतलब लोग मर जाते थे तो उनको दबाया, वहाँ के जो लोग पर्टिकुलर उस एरिया के जो लोग थे उनका कस्टमर ये था, वो उनको दबा देते थे वहाँ पे। फिर 3 साइड से उनके लिए जगह बना देते थे पत्थर लगा के, और एक साइड पर 3 साइड पत्थर खड़े कर दिए, एक साइड रूफ बना दी पत्थर से ही, आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। फिर उसको ये क्यों बनाते थे, इसलिए ये इसलिए बनाते थे ताकि उनका मानना था कि जब भी इनको छांव वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो ये आराम से रेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, एक फेस्टिवल होता है वहाँ पे पर्टिकुलर डे को, तो लोग वहाँ उस टाइम पे यहाँ पे नहीं, इन साइट्स में नहीं जाते। तो उस टाइम पे उनकी मान्यता ये रहती है कि इस टाइम पे देवता यहाँ पे से गुजरेंगे, देवता यहाँ पे आएंगे, इनसे मतलब इनको जो आशीर्वाद देंगे, इनको जो भी उनको उनकी वेल विशिंग करेंगे, तो उस टाइम इनको वहाँ से नहीं गुजरना है, ठीक है जी। तो ये मतलब कस्टम बहुत पुराने चले आ रहे हैं, आज से नहीं, 2800 साल पुराने चीज़ें हैं ये। तो अब ये साइट आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड की गई, बहुत औसम है। अगर किसी को विज़िट करना है तो विज़िट जाके कर सकता है। यहाँ पे आपको इनके अलावा आपको पेंटिंग्स मिल जाती हैं, जो रॉक पेंटिंग बनाते थे, जैसे शिकार करते हुए आदमी, मतलब ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की और ट्री वगैरह की जो पेंटिंग्स बनाते थे वो सारी आपको मिल जाएंगी, आपको स्टोन पेंटिंग। और उसके अलावा ये जो आपको फ्यूनररी मोनूमेंट्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे, एज इट इज़ रखे हुए हैं। और बेसिकली ओसम है, इसको सिटी ऑफ गोस्ट भी बोलते हैं लोग, कि सिटी ऑफ गोस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब यहाँ पे जो फ्यूनरल है 400 के करीब करीब फ्यूनररी मोनूमेंट्स हैं, इसलिए इनको गोस्ट सिटी भी बोलते हैं। कि कुछ लोगों की ये मान्यता है कि अगर यहाँ जाओगे तो गोस्ट आपके अंदर घुस जाएगा, ये वो से ना। तो ये साइट आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड की गई है, जिसका नाम है हायर बैंकल। और मेगालिथिक इसलिए नाम पड़ा कि बड़े बड़े स्टोन्स कवर करके उनको बनाया गया इसलिए। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। यहाँ से भी क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार आए हुए हैं। तो अगर हम बात करें तो ये कैपिटल किसकी थी, पल्लवा की। जो ओल्ड टाइम में, जो पुराने टाइम में जो किंगडम होता था वहाँ पे
पल्लव जो रूलर थे उनकी जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम थी। इसका निकनेम कैपिटल ऑफ 1000 मतलब सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स भी है। उसके अलावा ये जो 7 होलीस्ट सिटी हैं हिंदूज़ की उसमें भी शामिल है। हिंदुओं की 7 होली सिटी में वाराणसी भी है और हरिद्वार भी है और आपका ये भी है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 मेन टेम्पल है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वृद्धराजा पेरुमल टेम्पल है, एक तो वृद्धराजा पेरुमल टेम्पल है, ये है विष्णु को के डिवोटीज के लिए। फिर है एकम्बरनाथ। एकम्बरनाथ टेम्पल किसका है? शिवा के, उसके लिए है। फिर यहाँ पे एक चीज़ ये भी चलती थी उस टाइम पे, कब 7th 8th सेंचुरी 9th 10th सेंचुरी में, ये जो डिवोटीज़ थे विष्णु के डिवोटी और जो शिवा के जो डिवोटीज़ रहते थे वो आपस में भी लड़ते रहते थे, आपस में भी उनका चलता रहता था। तो यहाँ पे 6th से 9th सेंचुरी में दिव्या ड्रीम नाम से कितने एक मतलब अलवर्स जो रहते हैं, एक ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया होता है, अलवर किसके डिवोटी होते हैं एंड जो नया नार्स है वो किसके डिवोटी रहते हैं, ये यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो अलवर्स जो डिवोटी रहते हैं, लॉर्ड विष्णु के जो डिवोटी रहते हैं, उन्होंने 6th सेंचुरी से लेके 9th सेंचुरी के बीच में 15 दिव्या ड्रीम्स लिखे। उन दिव्या ड्रीम्स में क्या है, उन दिव्या ड्रीम्स में ग्लोरिफिकेशन किया गया विष्णु का, कि विष्णु ने ये किया, विष्णु ने वो किया, ये करके ना 6th से 9th सेंचुरी के बीच में ये दिव्या ड्रीम लिखे गए। तो अब यहाँ पे एक बात आती है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ गया तो यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है। पहले उनसे पूछा है कब जो अलवर्स हैं किसके डिवोटी हैं, विष्णु के डिवोटी हैं, कब इन्होंने दिव्या ड्रीम लिखे 6th सेंचुरी से 9th सेंचुरी के बीच में। जो पलवाज जो की कैपिटल कौन सी थी, कांचीपुरम थी। कांचीपुरम का निकनेम क्या था, द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल। और इसके बाद जो पैदल पत्रा स्थलम, जो पैदल पत्रा स्थलम क्या होता है, ये नयानार्स ने लिखी थी। ये क्या है, ये ग्लोरीफाई करता है शिवा को। पैदल पत्रा स्थलम किसको ग्लोरीफाई करता है, ये शिवा को ग्लोरीफाई करता है। ये कब लिखे गए थे, ये 7th 8th सेंचुरी में लिखे गए थे, ये 7th 8th सेंचुरी में लिखे गए थे। और जो शिवा के जो डिवोटीज़ रहते हैं उनको बोलते हैं नयानार्स। और टोटल आपके 11 आपके पैडल पेट्रा स्टेलम है। जो पैडल पेट्रा स्टेलम है वो आपके कितने हैं, वो आपके 11 है। और दिव्या ड्रीम कितने हैं, ये आपके 15 है। दिव्या ड्रीम किसके ग्लोरीफाई करते हैं, दिव्या ड्रीम ग्लोरीफाई करते हैं आपके विष्णु को। और पैडल पेट्रा स्टेलम किसको ग्लोरीफाई करते हैं, ये ग्लोरीफाई करते हैं शिवा को। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ से ये हमने इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा कि जो 6 जो मतलब 6 जो साइट इंक्लूड की गई हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वो कौन कौन सी हैं, फिर उनको हमने डिटेल में देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो टोटल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में जो 48 हैं वो कौन कौन सी हैं। 48 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में है आज की डेट में, सबको हम एक एक करके देखेंगे डिटेल में, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो 2-3 क्वेश्चन तो वो ऐसे ही बना देगा अपने आप में ही, ठीक है जी। तो हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।